नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो अभी से कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में देख रहे थे। ये आपको स्पीडी से हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे जो है आपको 3 लेक्चर अपलोड किया गया है। तो ये टोटल जो है अगर देखेंगे तो एक वार्षिकांक मैगज़ीन का एक जो है अच्छा एमसीक्यू बनाया गया था। इसमें लगभग 400-500 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आगे चल के मैं आपको करा दूँगा। 100-100 क्वेश्चन का आपको जो है सेट यहाँ पे करा दूँगा। ये जो आपके लिए सीरीज़ चल रहा है करंट अफेयर का, ये बिल्कुल रिवीजन पर्पज़ से चल रहा है। तो आप जहाँ से भी जिस भी मैगज़ीन से आप पहले से करंट अफेयर पढ़ चुके हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज इसी को आगे बढ़ा के, चूँकि आज संडे है, तो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ कि आज जो है आपको एनसीईआरटी का जो है बैच संडे को जो है ऑफ रहेगा आपका। तो बिल्कुल आप सभी क्या करेंगे, जो भी लेक्चर है उसको आप रिवीजन कर लेंगे और आपको मेंस का क्वेश्चन लिखने के लिए दिया गया है, तो आप सभी जो है क्वेश्चन लिखेंगे। उसके अलावा जो है नेक्स्ट यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज जो हम लोग कर रहे थे आरओ और ईपीएफओ को लेके, तो टेस्ट सीरीज भी आज जो है आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। आज जो है आप लोग रिवीजन करें सारे टेस्ट का, आज थोड़ा एंजॉय भी करें, आज संडे है। फिर रिफ्रेश होकर कल से फिर अपने पढ़ाई पे लग जाएं। बाकी आज के लिए जो है एक बेहतरीन एमसीक्यू आपके लिए जो है यहाँ पे कराया जाएगा। और ये जो हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर जो है पॉइंट टू पॉइंटर रिफ्रेशर एक आपका आया हुआ है। ये आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पेशली देखिए बुक तो बनाया गया है यूपी जो है ट्रिपल एस सी वीडियो वगैरह करके। ये यूथ कंपटीशन टाइम का बुक है आपका। लेकिन ये आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, आरआरबी का, या कोई स्टेट आप पीसीएस दे रहे हैं, ठीक है, या अभी जैसे बिहार टीचर होने वाला है, बीपीएससी 69 होने वाला है, सारा जगह जो है बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होगा और हम इसको इंपॉर्टेंट बना देंगे। जितना इसमें क्वेश्चन दिया होगा वो तो करेंगे ही, साथ साथ आपको कुछ और क्वेश्चन इसमें हम करा देंगे। ये बहुत ही अच्छा मैगजीन रहने वाला है। तो सेक्शनल यहाँ पे आपको बेहतरीन एमसीक्यू दिया गया है। तो 2023-24 में अपडेट हुआ है अभी, आप चाहे तो इसे मार्केट से ले सकते हैं। और ये 160 पेज का टोटल आपका मैगजीन है। तो इसके पैरेलल में जो काम कर रहे थे हम, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। आप लोग चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें। आप सभी के लिए जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है, आपको यहाँ पे कंटेंट लेके जो है हम आएंगे। कुछ लोग का यहाँ पे मैं कमेंट देख रहा था यहाँ पे कि करंट अफेयर का जो है यहाँ पे लेक्चर लेके आया जाए, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप जो है, मैं बार बार आप सभी को एक बात बोलता हूँ कि आप लोग का जो भी डिमांडिंग टॉपिक है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। यदि एक से अधिक लोग, यानी मिनिमम यदि 10 लोग भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो उस जो है टॉपिक पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो एक एक लोग का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा मनोबल बना रहे आप सभी के लिए काम करने के लिए, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी बैच में आप जरूर ऐड होंगे। जिनको भी यूपीएससी जो है 2023, यूपी पीसीएस 2000, अभी तो यूपीएससी 2023 आपका बीत ही गया, तो 2024 जो लिखने वाले हैं, चाहे बीपीएससी 69 हो गया, ठीक है, या ईपीएफओ लिखने वाले हैं, आप कोई भी स्टेट पीसीएस लिखने वाले हैं, जैसे यूपी पीसीएस आप आगे देने के बारे में सोच रहे हैं, अभी आरओ का एग्जाम हो रहा है, तो सारे एग्जाम का जो है एक आपका शानदार बेसिक वहाँ से तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से प्री एज वेल एज मेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। अभी चूंकि लेक्चर स्टार्ट है, 4-5 लेक्चर ही हुआ है, तो आप बैच में जो है चाहें तो देख के जो है आप उस बैच को में कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे चल के बहुत सारा लेक्चर हो जाएगा, तो फिर आपको जो है मैच करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैगजीन चाहे तो आप ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप सभी को पता ही है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। आपको जो भी पीडीएफ यहाँ पे, जो भी हम लोग बुक वगैरह करते हैं, उसका पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। मैं जो है आपको दो पंक्ति के साथ ये लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। शिवमंगल सिंह सुमन का जो है दो पंक्ति है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले, ये भी सही वो भी सही। अब देखिए करंट अफेयर के लिए कुछ कहानी ऐसा है। देखिए करंट अफेयर को आप बाउंड नहीं कर सकते हैं, एक परिधि में इसको बांध नहीं सकते हैं। हम इतना करंट अफेयर पढ़ लिए, अभी सफिशियंट हो गया, ठीक है। क्योंकि इसका जो है क्षेत्र रेंज बड़ा है। राष्ट्रीय करंट अफेयर पूछा जा सकता है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा सकता है आपसे, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ करंट अफेयर पूछा जा सकता है, आर्थिक घटनाक्रम से जुड़ा हुआ करंट अफेयर पूछा जा सकता है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है, कोई स्टेट स्पेशल मुद्दा हो सकता है। तो इसका रेंज जो है बहुत बड़ा है। खेल से रिलेटेड मुद्दा हो सकता है, पुरस्कार हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये सेक्शन कितना बड़ा है और एग्जाम में आपके काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो आप यदि एक से अधिक मैगजीन को पढ़ रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिस तो आप जहाँ से जितना कर ले, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहीं से प्रैक्टिस करें, जहाँ भी एक बेहतर प्रैक्टिस कराया जाता है प्रैक्टिस जरूर करते रहें।
आप 1 मैगज़ीन या 2 मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। इससे देखिए क्या होगा, एक तो आपका करंट अफेयर का रिवीजन होगा, यदि आपको आता होगा तो, और नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इससे आप सीख लेंगे। 1-2 बार रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए एक-एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर इस मैगज़ीन का बात करें, तो यहाँ पे विषय सूची में देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य जो है दिया गया है, ठीक है? और ये इसका इंडेक्स है इसमें। इसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य दिया गया है। नेक्स्ट देखें तो आपका जो है विज्ञान से रिलेटेड एमसीक्यू है, आर्थिक परिदृश्य है, और नेक्स्ट है आपका संक्षिप्ति की, जिसमें चर्चित व्यक्तित्व हो गए, पुरस्कार, सम्मान वगैरह, सम्मेलन शामिल किया गया है। और यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश जो है राज्य विशेष भी दिया गया है। तो ये जो यूपी में आप एग्जाम लिखेंगे उसी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? जैसे आरओ आरओ आप लिखने वाले हैं या कोई भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम, तो वहाँ ये आपके लिए होगा। बाकी सारा सेक्शन जो है सारे लोग के लिए जो है कॉमन है, और कुछ उत्तर प्रदेश विशेष है, साथ साथ ही है खेल परिदृश्य। तो 2 टॉपिक को अगर इसमें छोड़ दे तो सारा टॉपिक जो है सारे लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई एग्जाम लिखना चाहते हैं, ठीक है? तो चलिए आज हम कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय परिदृश्य को समाप्त करें। यदि लेक्चर बहुत ही लंबा होगा तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। ऐसे हमारा कोशिश रहेगा कि एक लेक्चर में जो है इस राष्ट्रीय परिदृश्य को निपटा दे, फिर अंतर्राष्ट्रीय को अगले लेक्चर में निपटा दे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप इसका वीडियो जो है कंटिन्यू चाहते हैं या आपको 1-2 दिन ब्रेक देके इसका वीडियो दिया जाए। चलिए, तो आज जो है संडे है और हम लोग इसका शानदार क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या है यहाँ पे, अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है? इसका आयोजन जो है गुजरात में किया गया है, सौराष्ट्र तमिल संगमम, ठीक है? आयोजन देखिएगा तो 17 से जो है 26 अप्रैल 2023 को गुजरात में सोमनाथ द्वारका स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका जो है आयोजक स्थल हो गया, ठीक है? तो आपसे सिंपल सा कहानी पूछा जाए, बताइए कि सौराष्ट्र जो है तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है? देखिए इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो पीसीएस वगैरह में आपसे पूछा जाता है, जैसे एक लाइन वन लाइनर के फॉर्म में पूछ देगा, ठीक है? ये कार्यक्रम जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाने के लिए जो है बढ़ावा देगा उसको। कई सदी पूर्व जो है बड़ी संख्या में लोग जो है सौराष्ट्र क्षेत्र में तमिलनाडु चले गए थे, और इसे देखते हुए सौराष्ट्र तमिल संगमम ने सौराष्ट्र के तमिल को अपनी जड़ों के साथ फिर से जुड़ने का एक अवसर इसे प्रदान होगा। इस संगम में 3000 से अधिक सौराष्ट्र के तमिल एक विशेष ट्रेन से सोमनाथ आए थे, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे तो 3000 से अधिक लोग जो है सौराष्ट्र के जो है तमिल के एक विशेष ट्रेन से यहाँ पे आए थे। बहुत सारे लोगों का पलायन हो गया था। तो सिंपल सी बात याद ये रखेंगे कि 2023 का सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, गुजरात में, 17 से 26 अप्रैल 2023। आगे चल के जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं एक्सप्लेनेशन जो है नहीं करूंगा, बाकी जहाँ जरूरत होगा कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? यानी सिंपल सी कहानी आपसे पूछी जा रही है कि बताइए आप संगठन से समृद्धि जो है ये अभियान कहाँ शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा? तो ये दीन दयाल आपको अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इसको शुरू किया गया है, ठीक है? ध्यान रखेंगे, संगठन से समृद्धि जो है किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान का जो है शुभारंभ किया गया, और ये कब किया गया? 18 अप्रैल 2023 को। शुभ यहाँ पे देखेंगे तो शुभारंभकर्ता जो थे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है? तो ये किसके अंतर आता है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर आता है, याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है इस योजना शुरू करने का? जो पात्र ग्रामीण परिवारों को जो है 10 करोड़ महिलाओं को एकत्र करना और कमजोर और सीमांत ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाना, ताकि ऐसे कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी लाभ प्रदान किया जा रहा है उनको जो है हेल्प मिल सके। सिंपल सी बात ये आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए बताइए संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान जो है किसके द्वारा जो है शुभारंभ किया गया? आपका जवाब क्या होगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लगभग जो है 100 क्वेश्चन का ये सेट है, बाकी देखते हैं। अप्रैल 2023 में जो है आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ जो है कहाँ पे किया? तो देखेंगे आप इस तरह के प्रोग्राम जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये कहाँ किया गया? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ पे किया गया? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। और ये शुभ
शुभारंभकर्ता कौन है इसका? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। 10 अप्रैल 2023 को शुभारंभ किया गया, कहाँ पे? किविथु में। योजना का अवधि है 2022-23 से लेके 2025-26 तक। योजना पे खर्च कितना होगा? 4800 करोड़। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है दूसरे फॉर्मेट में आपसे कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन यहाँ पे दे देगा आपको कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। दूसरा कथन दे देगा कि आपका जो है ये योजना जो है 2022-23 से 2025-26 के लिए है। तीसरा देगा इसमें कुल खर्च जो है 4800 करोड़ रुपए होगा। अब पूछा जाएगा इसमें कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक, दो, तीन, तीनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन जो है बनाने का तरीका चेंज हो सकता है, बाकी जो है तथ्य तो चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मेट अलग हो सकता है, किसी एग्जाम में इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा और किसी एग्जाम में डायरेक्टली आपको ऐसे पूछा जाए। ठीक है, कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किसके द्वारा जो कहाँ पे किया गया। ठीक है, तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बाकी जो है योजना का लक्ष्य यही है कि जो भी सीमावर्ती गांव हैं उन लोगों को जो है मूलभूत सुविधा को पहुंचाना, रोजगार का व्यवस्था करना, ताकि वहां से पलायन रुके, और सीमावर्ती गांव में मूलभूत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें टोटल आपको 4800 रुपये खर्च किया जाएगा, 4800 करोड़ रुपये। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है प्रदान किया? तो आप सभी को आंसर पता होगा, ये आम आदमी पार्टी है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया गया। कब? 10 अप्रैल 2023 को। किसके द्वारा ये आपको दर्जा दिया जाता है कि कोई दल राष्ट्रीय है या नहीं? ये देता है आपको भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया। अभी हाल फिलहाल स्थिति देखेंगे तो वर्तमान में राष्ट्रीय दल का आपको पूछा जाएगा संख्या बताइए, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको। पहला है आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम हो गया यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो इन लोगों को जो है क्या है आपको राष्ट्रीय जो है दल का दर्जा यहाँ पे प्राप्त हो गया है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। कुछ पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था, अब उनसे छीन लिया गया है, जैसे तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो इनसे जो है दर्जा वापस ले लिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट केस यहाँ पे बनता है, ये तो पॉलिटी का ऐसे क्वेश्चन बनता है, बाकी हम डिस्कस कर देते हैं। किसी दल को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा देने का मानदंड क्या होता है? कब कोई दल जो है राष्ट्रीय दल बनेगा? देखिए पहला कंडीशन ये है, मान लीजिए कोई भी दल है, लोकसभा या विधानसभा का कोई भी आम चुनाव होता है, वहां पे 4 या अधिक राज्यों में जो भी वैध मत मिल रहा है उसका 6% अगर मत प्राप्त करता है, तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यसभा में, राज्यों के लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है, तब उसको हम लोग राष्ट्रीय दल का दर्जा दे देंगे। तो देखिए पहला केस क्या है यहाँ पे कि कम से कम आपका 4 राज्यों में जो है आपको चुनाव लड़ना होगा, और उस 4 राज्य में कम से कम वैध मतों का आपको 6% यहाँ पे मत प्राप्त होना था। और उसके अलावा ये पहला कंडीशन हो गया, किसी भी राज्य या राज्यों के लोकसभा में आपको 4 सीट प्राप्त होना चाहिए, तब आपको क्या बनाया जाएगा? आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। दूसरा केस ये है, अगर ये आप फुलफिल नहीं करते हैं तो कोई दल है मान लीजिए लोकसभा में उसको 2% सीटों पे विजय प्राप्त कर लेता है। अब बताइए आपको कि लोकसभा का टोटल सीट कितना है, उसका 2% सीट पे विजय प्राप्त करना है, तथा ये सीटें उसे कम से कम 3 राज्यों में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही राज्यों में जो है ये आपको सीट मिल गया और आपको जो है आपको दे दिया जाएगा राष्ट्रीय दल का दर्जा। ऐसे में तो देश में भरमार हो जाएगा राष्ट्रीय दलों का। ठीक है, तो आपको ध्यान है कि कम से कम जो है 2% सीटों पर विजय होना चाहिए। ठीक है, तीसरा केस देखें, यदि कोई दल जो है कम से कम 4 राज्यों में जो है राज्य स्तरीय स्तर का जो है उसको दर्जा प्राप्त है, यानी राज्य स्तरीय दल का कोई अगर पार्टी बनता है 4 राज्यों में, तभी उसको दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्लियर हो गया होगा, तभी आम आदमी पार्टी को दिया गया है। अभी 6 पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, 3 पार्टियों से ये वापस ले लिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। अप्रैल 2022 में जारी किए गए राज्य जो है ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान जो है किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ आपसे, राज्य जो है ऊर्जा दक्षता सूचकांक में आपको शीर्ष पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ये कर्नाटक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ये जारी तो तिथि हुई थी 10 अप्रैल को, जारीकर्ता कौन है इसका? तो विद्युत जो है मंत्रालय, भारत सरकार। क्योंकि ये सूचकांक कौन सा है आपसे
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, इसको विद्युत मंत्रालय ही जारी करेगा। इसका ये चौथा संस्करण था, पहली बार 2018 में जारी किया गया था। अभी शीर्ष स्थान किसको मिला है? कर्नाटक को मिला है। ठीक है, अब इसमें भी जो है कैटेगरी होता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर अंक के आधार पे यहाँ पे आपको रैंकिंग जारी होती है। एक फ्रंट रनर का यहाँ पे रैंकिंग है, 60 से अंक जिनको ज्यादा मिलेगा, जैसे कर्नाटक है, यहाँ पे आंध्र है, केरल है, राजस्थान है और तेलंगाना है। अचीवर श्रेणी है, इसमें 50 से 60 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर है, इसके बाद आपका एरिस, यहाँ पे एसी रेंट है, जिसको 30 से कम मिलेगा उनका ये लिस्ट है। ठीक है, तो इस लिस्ट में देखेंगे तो बहुत सारे राज्यों का यहाँ पे भरमार है। ठीक है, यहाँ पे तमिल है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह है। ठीक है, और जबकि अगर ध्यान देंगे यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश जो है आपको ये आएगा कंटे डे कंटे डर के जो है श्रेणी में आएगा। ये भी थोड़ा सा आप बात ध्यान रखेंगे। बाकी ओवरऑल याद रखें कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। ठीक है, 2018 में पहली बार था, ये चौथा संस्करण था। कर्नाटक को इसमें पहला स्थान मिला है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। अगला चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, अप्रैल जो है 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी हुआ, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2000। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में बताइए कि शीर्ष स्थान पे कौन रहा। तो बड़े राज्यों में यहाँ भी कर्नाटक रहा है, इसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। ठीक है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन रहा है? आपको कर्नाटक रहा है। ये जारी करता कौन है इसका? तो टाटा ट्रस्ट। ठीक है, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के सहयोग से ये जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा क्या जारी किया जाता है? आपको यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको ये जारी किया जाता है जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। और इसमें जो है कर्नाटक नंबर 1 पे है, तीसरा संस्करण था इसका। ठीक है, अब रिपोर्टों में राज्यों की श्रेणी में देखें तो एक बड़े राज्य का होता है, एक मध्यम का, ठीक है, एक छोटे राज्यों का। यहाँ बड़े राज्यों का पूछा गया था। अब बड़े राज्यों में नंबर 1 कौन है? आपको कर्नाटक है। ठीक है, 6.38 अंक इसको मिला था। बड़े राज्यों में अंतिम पोजीशन पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, याद रखेंगे। बड़े राज्यों में नंबर 1 कौन है? जस्टिस वाले में, जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक है, और अंतिम पे उत्तर प्रदेश है। बड़े राज्यों में शीर्ष 3 का अगर स्थान देखें तो देखिए कर्नाटक है, इसके बाद तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। अंतिम स्थान पे देखिए ये बिहार है, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। सबसे आखिरी पोजीशन पे कौन है? उत्तर प्रदेश। इससे थोड़ा ऊपर जाए पश्चिम बंगाल, और इससे ऊपर आपका है यहाँ पे बिहार। छोटे राज्यों में देखेंगे तो सबसे अच्छा पोजीशन मिला है यहाँ पे सिक्किम को। छोटे राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पे देखेंगे तो यहाँ पे मिला है गोवा को। ठीक है, ये दो बात ध्यान रखेंगे। छोटे राज्यों में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? अंतिम स्थान गोवा। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। मार्च जो है 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणाम में सबसे अधिक सीट किस दल को प्राप्त हुआ है? यहाँ पे जो है नेशनल डेमोक्रेटिक जो है प्रोग्रेसिव पार्टी को सबसे ज्यादा यहाँ पे सीट मिला है। नागालैंड का जो है चुनाव परिणाम 2000 आपको 23 में जो है जारी हो गया, और मतगणना जो है 2 मार्च को हो गया। नागालैंड में जो है कुल सीटों की संख्या देखिए। अब कुछ कुछ करंट अफेयर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आपके पॉलिटी में पूछ दिया जाएगा कि जो भी चर्चा में रहता है वहां से क्वेश्चन उठाने का चांस रहता है। तो नागालैंड में जो है टोटल कितना सीट है? आपको 60 सीट है। और अभी तक तो ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसमें सबसे ज्यादा पूछा था द नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिनको 25 सीट मिला है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, नेशनल कांग्रेस है, नेशनल जो है पीपुल्स है, लोक जनशक्ति पार्टी है। ठीक है, नागा जो है पीपुल्स फ्रंट वगैरह सब है। इसमें जनता दल यूनाइटेड भी है नीचे। ठीक है, और इंडिपेंडेंट जो है 4 है। खैर यहाँ पे 1 2 3 आप जो है थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेशनल डेमोक्रेटिक जो है प्रोग्रेसिव पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिला है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 2 नंबर पे है। बाकी ये पूछने का चांस थोड़ा कम है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो नागालैंड का विधानसभा का चुनाव हुआ, 60 सीटों में जो है 59 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, याद रखेंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है यहाँ पे 59 सीट आरक्षित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको पता है कि मार्च 2023 में मेघालय राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ, और इसमें सबसे अधिक सीट किसको मिला है? तो यहाँ पे नेशनल पीपुल्स पार्टी को मिला है। ठीक है, ये भी 2 मार्च को ही जारी हुआ था। अच्छा, ध्यान देंगे कि मेघालय में भी आपको 60 ही सीट है। ठीक है, और यहाँ पे नेशनल पीपुल्स पार्टी को मिला है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को तीसरा है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे, सॉरी तीसरा है, दूसरा यहाँ पे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक था।
ठीक है, ये सभी एक नज़र में ध्यान रखेंगे, बहुत कम चांसेज है यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनने के। ठीक है, एक और बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखेंगे तो 60 सीट में जो है 55 सीट जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। बताइए इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे। इसमें जो है मुख्य अतिथि यहाँ पे जिया जीरिया मेलोनी। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग जो है 2023 का आयोजन किया गया, और इसका आयोजन जो है 2 से 4 मार्च 2023 के बीच में नई दिल्ली में किया गया। आयोजन करता है इसका विदेश मंत्रालय, ठीक है, द्वारा जो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से। 8वां इसका संस्करण था। पहली बार जो है आपको 2016 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में इटली के प्रधानमंत्री जो है जिया जीरिया मेलोनी। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में इटली के जो है प्रधानमंत्री है। ठीक है, रायसीना डॉनक। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी हुए। बताइए त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीट जो है प्राप्त की। यहाँ पे 32 सीट जो है प्राप्त किया गया। टोटल देखेंगे तो यहाँ भी आपको त्रिपुरा में 60 सीट ही हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी, फिर यहाँ पे टिपरा जो है मोठा पार्टी, और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक नज़र में इन सब डाटा को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि त्रिपुरा विधानसभा में 60 सीट है टोटल। 10 सीट यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए है, और 20 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। ध्यान देंगे यहाँ पे जनजाति के लिए एसटी हो गया, और ये हो गया एससी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11। देखिए मार्च जो है 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा। तो मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के विपक्ष प्रधान, यहाँ पे गृह मंत्री जो है शामिल नहीं होंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बनेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है निर्णय के अनुसार अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त या कोई भी अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है, तो जो समिति बनेगी उसमें गृह मंत्री को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अगर किया जाएगा तो संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत ये जारी जो है की जाती है, परंतु इनके नियुक्ति के लिए संविधान में कोई जो है विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं की गई है। अभी तक इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो अभी जो है इसके नियुक्ति में समिति में कौन कौन शामिल होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप बताइए कि जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है कौन यहाँ पे मुख्य जो है चुनाव आयोग का नियुक्ति करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको कौन कौन जो है शामिल होगा। देखिए आपसे पूछा जाए कि बताइए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए या कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, उनके नीचे तो उनकी नियुक्ति में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, यहाँ न्यायाधीश की बात नहीं है। प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करेंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए एक आध फैक्ट और यहाँ पे ध्यान देंगे। संविधान पीठ के अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति एम जोसेफ, संविधान पीठ के सदस्य, ये आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपको। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे विश्व का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। ये आपका हुबली धारवाड़। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली धारवाड़। ठीक है, चलिए ये जो है हुबली धारवाड़ जो है उद्घाटन किया गया। ये इसका जो है टोटल लेंथ याद रखेंगे आपको 1507 मीटर है। ठीक है, टोटल लेंथ कितना है 1560। इससे पहले कौन था, गोरखपुर जंक्शन था, जिसका लंबाई कितना था 1366.33। ठीक है, तो इसका लंबाई कितना हो गया आपका 1560 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, तो हुबली धारवाड़। ठीक है, हुबली से धारवाड़। आगे देखें हुबली धारवाड़ ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में। आगे देखिए जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित कर दिया गया। ये कोल्लम को घोषित किया गया। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया, कोल्लम बन गया। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है आपका, पिनराई विजयन है। ठीक है, तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया, कोल्लम, कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है, जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया। देश का पूर्ण जो है डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया, केरल को। याद रखेंगे, देश का पहला जो है पूर्ण डिजिटल बैंकिंग किसको घोषित किया गया,
केरल को घोषित किया गया। ठीक है, यानी केरल राज्य में जितने भी पात्र जो है खाते हैं, जैसे 3.7 जो है 6 करोड़ बताया जा रहा है खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन सिंपल सा यहाँ पूछा जाए कि बताइए देश का जो है पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया, आपका जवाब क्या हो जाएगा, केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, मार्च 2023 में यूरोपियन आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक पीजीआई का दर्जा जो है प्रदान किया है, ये कांगड़ा चाय को। ठीक है, भारतीय उत्पाद को जो है यूरोपियन आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक का दर्जा जो है यहाँ पे प्रदान किया गया है। ये जो दर्जा देता है कौन होता है, यूरोपियन आयोग होता है। अभी किसको मिला है, कांगड़ा चाय को मिला है। ठीक है, कांगड़ा चाय कहाँ का है आपका, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिले में उगाया जाता है। ठीक है, कांगड़ा चाय को पहले ही 2005 में आपको जीआई टैग जो है मिल गया था। तो जीआई टैग इसे पहले से ही मिल गया था, अभी इसको क्या मिल गया है, पीजीआई। ठीक है, यानी उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक जो है यूरोपियन आयोग द्वारा इसको दे दिया गया है। कांगड़ा चाय याद रखेंगे, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 31 मार्च 2023 को कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, यानी 31 मार्च को कुल कितना दिया गया, 33। ठीक है, और 33 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया 31 मार्च 2000 जो है 23 को। और ये कौन दिया, आपका उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईआईटी के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पे लिस्ट है, इस लिस्ट को थोड़ा एक नज़र में याद रखेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बनारसी जो है पान को मिल गया, रामनगर भंटा को मिला, बनारस का जो है लंगड़ा आम को मिल गया, हाथरस के हींग को, एक बनारसी पान हो गया, रामनगर का भंटा यानी बैगन हो गया, बनारस का लंगड़ा आम हो गया, हाथरस का हींग हो गया, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ जो है ताला, अलीगढ़ में ताला, प्रतापगढ़ का हो गया आंवला आपका, नगीना जो है लकड़ी शिल्प हो गया, पखीरा का पीतल का बर्तन, और बांदा का जो है सजर पत्थर शिल्प। ये तो हो गया आपको टोटल 10। बिहार में बात करें तो यहाँ पे मरचा जो है चावल, ठीक है, मिर्चा चावल भी बोलते हैं इसको, इसको यहाँ पे दिया गया है जीआई टैग। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो रीवा का जो है सुंदरजा आम को दिया गया है। लद्दाख में देखेंगे तो लद्दाख जो है सिंग एस्कोस यानी लकड़ी पे जो है नक्काशी को यहाँ पे मिला है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो यहाँ पे नागरी जो है दुबराज चावल को। और बात करते हैं तमिलनाडु का, तमिलनाडु में यहाँ पे देखिए लिस्ट में काफ़ी लंबा लिस्ट है। मन मनपराई मुरुक्कू जो है, कुम्बुम पनीर जो है, हरचाई, मार्तंडम शहद, पुट्टी वर्की, मानम जो है दुराई के मिट्टी के बर्तन, और सलेम जो है यहाँ पे साबूदाना। ठीक है, इस सबको जो है यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। बाकी जो है यहाँ पे लिस्ट में और देखेंगे, यहाँ पे अथौर जो है वेतिलई, माइलडी पत्थर की नक्काशी, शोलवंदम जो है वेतिलई, नेगामम सूती साड़ी, और थैलन का रत्न यहाँ पे शिल्प। जम्मू कश्मीर में देखेंगे यहाँ पे तो बसोहली पेंटिंग, बसोहली जो है पश्मीना ऊनी उत्पाद का वस्त्र हो गया, भद्रवाह राजमा हो गया, रचौरी जो है चिकरी जो है वुड क्राफ्ट हो गया, मुस्क बुदजी चावल हो गया, उधमपुर कलादी हो गया, रामबन जो है अनारदाना, और रामबन यहाँ पे सुलाई शहद। इन सबको जो है जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है। जीआई टैग का पंजीकरण जो है विनिर्माण वस्तुओं के लिए भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है, ये केरल उच्च न्यायालय जो है देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला है। ठीक है, नहीं तो आपको कोर्ट का भाषा जो है पता ही है जनरल, तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय लेने वाला जो है पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया, देश का केरल बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मलयालम भाषा में जो है निर्णय दिया गया। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है एस मणिकुमार, और न्यायमूर्ति जो है साजी पी यहाँ पे चाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया, तो 5G तकनीक जो है लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला हो गया विदिशा। ठीक है, विदिशा आपको कहाँ पे है पता ही है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे, विदिशा जो है 5G तकनीक लागू करने वाला देश का जो है पहला जिला बन गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जनवरी 2023 में कौन सा जिला
अपने सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया। कौन बन गया? वायनाड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन हो गया? वायनाड हो गया। वायनाड कहाँ पे है? ये केरल में है। जनवरी 2023 में जो है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका हुबली, कर्नाटक में। तो 26वां जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हुबली, कर्नाटक में। याद रखेंगे, हुबली, कर्नाटक। थीम था इसका विकसित युवा, विकसित भारत। संस्करण इसका 26वां ही था। समापन में संबोधन अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? ये कहाँ के थे? मिस्र के। मिस्र के जो है राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है इनको आमंत्रित किया गया था। और मिस्र के राष्ट्रपति हैं आपको अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमबी गंगा बिलास को जो है झंडी दिखाकर रवाना किया? ये जो है बनारसी जो है से इसको रवाना किया गया था। विश्व का सबसे लंबा जो है रिवर क्रूज एमबी गंगा बिलास। ठीक है, और ये यात्रा शुरू हुआ कहाँ से? बनारसी से। कहाँ तक जाएगा ये? डिब्रूगढ़ तक। असम के जो है बोगीबिल जो है डिब्रूगढ़ तक यह यात्रा होगा। देखिए 13 जनवरी को यात्रा शुरू हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये समाप्त कब होगा? आपको 1 मार्च 2023 तक। ये ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। 51 दिन का टोटल ये यात्रा रहा है। और टोटल यात्रा का लेंथ यहाँ पे 3200 किलोमीटर है। ठीक है, 36 पर्यटक इसमें जो है यहाँ से जो है इसमें गुजरे थे। 51 दिन का ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरा। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में प्रवासी जो है भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये इंदौर में किया गया। प्रवासी जो है 17वां प्रवासी जो है भारतीय दिवस का सम्मेलन कहाँ पे किया गया? इंदौर में। विदेश मंत्रालय और भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से होगा। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे 8 से 10 जनवरी के बीच में किया गया। इसका थीम अब की बार का क्या रहा था? अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, अमृत काल में भारत के प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। इसका थीम भी आप याद रखेंगे। मुख्य अतिथि इसमें कौन रहे थे? तो ये भी इनका भी नाम याद रखेंगे, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के जो है राष्ट्रपति। गुयाना के जो है राष्ट्रपति इसके जो है मुख्य अतिथि रहे थे, किसके? प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। ठीक है, इंदौर में इसका आयोजन किया गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और 9 जनवरी जो है 1915 को आप सभी को पता ही है कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और इसी दिन को याद रखने के लिए जो है पहला प्रवासी दिवस आपको 9 जनवरी 2003 को जो है दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए, प्रवासी दिवस जो है आपको प्रति 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। इसलिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें 2-3 कथन दिया गया, आपसे पूछा गया कौन सही है। इस मिशन का प्रारंभिक परिव्यय जो है 19,744 करोड़ रुपया था। ठीक है, दूसरा है इसे प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन का जो है हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जो है क्षमता विकास होगा। इससे ग्रीन हाउस जो है उत्सर्जन में प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती की संभावना है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे सारा विकल्प ही सही है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, नेशनल जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन काफी चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाने का चांस है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दी गई। 19,000 जो है आपको 744 करोड़ रुपया यहाँ पे खर्च करने की बात की गई है। देखिए भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके सहायक उत्पादों में उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक जो हब बनाना है। और ऐसे में लेके ये मिशन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए भारत जो टारगेट किया गया है कि 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, 125 गीगावाट जो है अक्षय ऊर्जा हम लोग प्राप्त करेंगे। प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है हरित हाइड्रोजन की भी क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। ये बात भी ध्यान रखेंगे कि 2030 तक जो है भारत कितना गीगावाट जो है अक्षय ऊर्जा की बात करता है। अक्षय ऊर्जा समझ रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्स की बात हो रही है। ठीक है, जैसे सोलर वाला हो गया आपका, आपका विंड हो गया। ठीक है, टीडल जो हो गया, इन सब से, या आपको जियो थर्मल हो गया, इन सब से जो है अक्षय ऊर्जा इसी को हम लोग बोलते हैं।
और इसी में हाइड्रोजन भी शामिल हो जाएगा, हरित हाइड्रोजन। तो हरित हाइड्रोजन का कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक जो है टन, जबकि 125 गीगावाट का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। आगे देखिए, ग्रीन हाउस गैस यदि उत्सर्जन में प्रति वर्ष 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी लाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जहाँ जरूरत रहेगा हम एक्सप्लेन आपको कर देंगे, बाकी पीडीएफ अगर आपको जो है दे देंगे तो आप लोग चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। जनवरी 2023 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां जो है सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये कहाँ किया गया? आपको जयपुर में। ठीक है, जयपुर में किया गया। 83वां जो है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जयपुर में। उद्घाटनकर्ता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। जनवरी 2023 में जल पे राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन एट द रेट 2047 का आयोजन कहाँ किया गया? वाटर विजन एट द रेट 2047 का भोपाल में। ठीक है, जल पे जो है राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन था। यहाँ पे विजन बनाया गया है कुछ 2047 तक का। आयोजन करता है इसका आपको जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, आयोजन स्थल यहाँ पे भोपाल मध्य प्रदेश रहा। उद्देश्य क्या है? अगले 25 वर्ष के लिए वाटर विजन पे विचार जो है विमर्श करना। ठीक है, आपको पता ही है कि वाटर क्राइसिस ना हो, पीने का पानी की जो है आपको पता है लिमिटेशन क्या है। जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य जो है संरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से जो है सम्मानित किया गया? देखिए, तो ईट राइट स्टेशन से जो है किसको सम्मानित किया गया? आपका बनारसी जो है कैंट रेलवे स्टेशन बनारसी को 5 स्टार रेटिंग इसको दिया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जनवरी 2023 में जो है राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र यानी नेशनल जो है जीनोम जो है एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? ये मोहाली में जो है आपको नेशनल जो है जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, उद्घाटनकर्ता जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसका आपको दूसरा पार्ट भी हम लेके आएंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और जनवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आपका राउरकेला में। याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे? राउरकेला, उड़ीसा। किसके द्वारा? नवीन पटनायक, मुख्यमंत्री उड़ीसा का। स्टेडियम का नाम क्या है भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। याद रखेंगे, 261 करोड़ इसमें क्षमता रहा, सॉरी 261 करोड़ जो है इसमें टोटल रुपया लगा। क्षमता की बात करें तो 20,000 जो है से अधिक इसका क्षमता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे एक संविधान जो है उद्यान का उद्घाटन किया? ये जो है राजभवन जयपुर में किया गया। राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान का जो है आपका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये जो है एनटीपीसी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, एनटीपीसी के द्वारा भारत का पहला हरित जो है हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू किया गया है। ठीक है, नेशनल थर्मल जो है पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। याद रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, दिसंबर जो है 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के किस स्थान पे दुग्ध प्रसंस्करण हेतु मेगा डेयरी का उद्घाटन किया? मेगा डेयरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मांड्या में। ठीक है, तो कर्नाटक के जो है मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री के द्वारा। टोटल जो है 260 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। ठीक है, 10 लाख लीटर प्रतिदिन जो है बाद में जो है बढ़ाकर 14 लाख प्रति लीटर जो है यहाँ पे दूध प्रोसेसिंग क्षमता के लिए इसका उद्घाटन किया गया। अगला देखिए, दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये जो आपका हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई? राष्ट्रीय गंगा परिषद की ये द्वितीय बैठक आयोजित की गई। और अगला क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2022 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है? तो देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये बताया गया है 1,53,972। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका, दिसंबर जो है 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी जो है सामाजिक प्रगति सूचकांक के संबंध में विचार कीजिए और बताइए कि इनमें कौन सा आपको सही होगा। ठीक है, चलिए इसको हम जूम इन कर देते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पूछा गया है, तो देखिए पहला है कि पौंडीचेरी जो है लक्षद्वीप और गोवा जो है सामाजिक प्रगति सूचकांक में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में शामिल है, ये बात सही है। झारखंड और बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शामिल है सामाजिक प्रगति में। जिलों की श्रेणी में जो आइजोल, सोलन, शिमला जो है ये अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। राज्यों और जिलों के जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में देखें तो 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश और 707 जिलों को शामिल किया गया था। सारा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक में जो है सबसे खराब प्रदर्शन और अच्छा प्रदर्शन दोनों आप बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, ये उच्च सामाजिक जो है प्रगति वाला जो है यहाँ पे राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है आपको। ऊपरी मध्य सामाजिक के लिए दिया गया है, निम्न के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 देखेंगे, दिसंबर 2022 में जो है नवी विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य जो है एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। ये आपको पणजी में किया गया। नवा जो है विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, पणजी, गोवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कुल जो है कितनी सीटें मिली। 156 सीटें वहां पे मिली है गुजरात विधानसभा में। ठीक है, टोटल जो है यहाँ पे देखेंगे तो 100 जो है 82 है और 182 में यहाँ पे 156 सीट इनको मिली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है वहाँ का रिपोर्ट कार्ड रहा चुनाव का। ठीक है, 156 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को 17, आम आदमी पार्टी को यहाँ पे 5 सीट मिला है। हाल ही में जो है आपको संपन्न हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत बताना है, कौन सा कथन आपको गलत है। देखिए पहला यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर 2022 को कराया गया, इसमें कुल जो है 65.92% वोट पड़े। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में कुल जो है 70 विधानसभा का सीट है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। ठीक है, यहाँ पे कुल विधानसभा का सीट कितना है, 68 है। ठीक है, भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट जीती है, 40, भारतीय जनता पार्टी 25 और यहाँ पे निर्दलीय 3 उम्मीदवार जो है जीते हैं। अगला देखिए, दिसंबर जो है 2022 में किस राज्य में गमछा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो है दे दिया गया। असम के जो है असमिया गमछा को क्या मिल गया, जीआई टैग मिल गया है, याद रखेंगे। ठीक है, भौगोलिक संकेतक जो इसे प्रदान किया गया है। अगला आपको, दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो है हिंसक झड़प हुई। ये आपको तवांग में हुई थी। ठीक है, न्यूज काफी चर्चा था, 9 दिसंबर 2022 की घटना है, तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2022 में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस मेले का जो है फोकस राज्य कौन था, तो उत्तर प्रदेश और केरल इसका फोकस राज्य था। 41वें बार जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ठीक है, फोकस राज्य पूछा गया तो उत्तर प्रदेश, केरल। ठीक है, थीम इसका क्या था, याद रखेंगे, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, और यहाँ पे भागीदार राज्य जो है अगर बात करें तो महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड हो गया। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नाड प्रभु जो है कैंपे गौड़ा के कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया, ये कहाँ पे किया गया, बेंगलुरु में। बहुत सारा करंट अफेयर से आप लोग परिचित होंगे, आप लोग का रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, तो बेंगलुरु में जो है स्टैच्यू ऑफ जो है प्रोस्पेरिटी। ठीक है, 108 फीट का ये जो है प्रतिमा है। ठीक है, कैंपे गौड़ा जो है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत के शासक थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, नवंबर 2022 में जारी गतिशील भूजल संसाधन जो है आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ बताइए कि कौन सा कथन आपको सही है। देश में कुल जो है वार्षिक भूजल निकासी कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण से अधिक है। दूसरा, देश में जो है भूजल निकास वर्ष 2004 के बाद सबसे कम जो है। तो ये जो है दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, गतिशील जो है भूजल संसाधन की बात की जा रही है, केंद्रीय जल शक्ति जो है मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ये जारी किया गया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में जो है काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया। ये बनारस जो है हिंदी
हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में काशी जो है तमिल संगमम का आयोजन किया गया, ठीक है। आयोजक इसके कौन थे? शिक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालय में देख लेंगे, संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन द्वारा ये किया गया, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में जो है तमिलनाडु में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए कार्य का आवंटन किया गया। इसे बनाने के लिए प्रोजेक्ट जो है किसे आवंटित किया गया? देखिए किसको किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, ठीक है। भारत का पहला मल्टी मॉडल जो है लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, कहाँ पे पार्क का निर्माण हो रहा है? चेन्नई, तमिलनाडु में। पार्क का क्षेत्रफल है आपको 184 एकड़ और पार्क की कुल लागत है 1424 करोड़ रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, नवंबर जो 2022 में किस मंत्रालय ने देश का पहला हरित पतन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया? ये किसके द्वारा किया गया? आपको पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 50 क्वेश्चन का सेट देख लेते हैं। नवंबर 2022 में 18वें जो है अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कोची, केरल में किया गया, ठीक है। 18वां जो है अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कोची में, ठीक है, कोची, केरल में। 18वां संस्करण था, इसका थीम था स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम थ्रू जो है सस्टेनेबल टेली मेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर जो है वेज समिट 2022 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? ये वाराणसी में किया गया। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिट का आयोजन कहाँ किया गया? आपको याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, इसके बाद जो है पार्ट 2 इसका हम लेके आएंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप एमसीक्यू का सीरीज ऐसा चाहते हैं कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बस आप यस लिख देंगे, ठीक है। यदि आपको पसंद आएगा तो ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो है आपके आपके ही फायदे का जो है चीज़ है। मेरा प्रयास रहता है कि आपके लिए जो है जितना काम कर सकूं, ठीक है, एक ईमानदार आपके लिए अच्छा प्रयास कर सकूं। तो जो भी कंटेंट मटेरियल मेरे को अच्छा दिखेगा करेंट से रिलेटेड मैं आपको कराऊंगा। बाकी यदि कमेंट बॉक्स में आप यस लिखेंगे तो इस सीरीज को जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अक्टूबर 2022 में स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत पूरे भारत के लिए मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो चांदनी चौक, नई दिल्ली में। आपसे पूछा जाए, बताइए कि मेगा जो है स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह 50 क्वेश्चन का सेट हुआ। बाकी इसमें लगभग जो है 40-45 क्वेश्चन राष्ट्रीय में और बचा हुआ है, तो अगले जो है पार्ट में इसको हम कर लेंगे। लेक्चर को जो है आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए जो है बहुत सारा चीज़ यहाँ पे हो रहा है। पैरेलली में हम लोग फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं। टेस्ट सीरीज हम लोग देखते रहते हैं। टेस्ट सीरीज में यहाँ पे आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, अभी आरओ का बात हो गया, ईपीएफओ का बात हो गया, बीपीएससी 69 हो गया, जो भी बड़े बड़े जो है स्टेट पीसीएस हैं, या आपको यूपीएससी है, या आपको कोई भी अदर जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा, तो सारा का यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो हम लोग करते हैं। बाकी मेन सेशन राइटिंग वगैरह भी किया जा रहा है, तो बिल्कुल संपूर्ण तैयारी किया जा रहा है। करंट अफेयर के लिए भी जल्द ही हम जो है बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से आएंगे। बाकी अभी हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे एज ए रिविजन पर्पज से, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।